बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी रोज़ाना रात को जब मैं सो जाता तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाती थी। मुझे बीवी पर शक हुआ कि एक रात में सोने की एक्टिंग करने लगा। जब पिज़्ज़े वाला आया और आते ही उसने मेरी बीवी को सोफे पर पटका और शुरू हो गया। दोनों सोच रहे थे मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन फिर मैंने अचानक आंखें खोली और फिर मेरी बीवी फास्ट फूड की बहुत शौकीन थी। जब कभी उसका दुकान में मूड बनता तो वो फौरन ऑर्डर करके खा लेती। मगर हैरत की बात थी कि वो ये सब ऑर्डर हमेशा एक दुकान से ही करती थी। मैं अगर किसी दूसरी शॉप से कुछ ले आता तो खाने से मना कर देती कि उसे ये पसंद नहीं है। बीवी की रूटीन को काफी वक्त गुजर चुका था। अब तो वो ज्यादातर बीमार रहती थी। डॉक्टर ने कई बार बोल दिया था कि इसके मैदे में इन्फेक्शन हो चुका है, जल्द से जल्द ये छोड़ दें वरना मैदा बिल्कुल बंद हो जाएगा। मगर बीवी ये सब सुनकर भी टस से मस न होती और खाती रहती थी। वो रात को जब सब घर वाले सो जाते तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती और उसे अकेले ही खत्म कर देती। सुबह मैं उठकर डांटता मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। अब मैंने सोच रखा था कि मैं उसे कुछ नहीं बल्कि जो पिज़्ज़ा लेकर आता है ना उसे ही डांटूंगा, ताकि जब वो पिज़्ज़ा मजीद ऑर्डर करके मंगवाए भी तो वो ना लेकर आए। एक रात मैंने सोने की एक्टिंग की। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आया और आते ही उसने मेरी बीवी को सोफे पे पटका और साथ ही दोनों शुरू हो गए। 2 मिनट तो मैं ये सब देखता रहा। मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि कैसे बेज़मीर लोग हैं। मगर जब मेरी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो मैंने फौरन आंखें खोल दी। जो ही मैंने आंखें खोली तो मेरी बीवी को होश उड़ गए। और फिर मेरा नाम साकिब है। मैं 6 बहनों का इकलौता भाई था और उम्र में सबसे छोटा था। जिंदगी किसी को भी थाली में कुछ भी पेश करके नहीं देती। हर इंसान उसकी भारी कीमत देता है। मेरा बाप मेरे बचपन में चल बसा था। 7 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। अम्मी के घर वाले उनको कहते कि तुम बच्चे छोड़कर आ जाओ, मगर अम्मी औलाद को दर बदर की ठोकरें नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए खुद ही इन सब पे डटी रही। हालात जैसे भी थे उन्होंने साबित कदमी दिखाई और वक्त के आगे डटी रही। अम्मी को कई बार मैंने रातों को रोते देखा था। मुझे लगता था मैं छोटा था, कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी बड़ी 3 बहनें घर की गुर्बत से तंग आ गई थी, इसलिए उन्होंने अम्मी से इजाजत लेकर शहर में किसी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। मोहल्ले के लोग मेरी बहन को बुरी नजरों से देखते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर क्या करता, दुनिया को बर्दाश्त करना था, सो मैं कर रहा था। मेरी शादी के लिए सबको बहुत चाह था, मगर मैं चूंकि छोटा था इसलिए बात को हंसी में टाल देता था। अब्बू के जाने के बाद तो किसी रिश्तेदार ने हमें एक वक्त का खाना तक नहीं पूछा था। अपनों से ऐसी बेहिसी की तवक्को मुझे बिल्कुल नहीं थी। मगर ये जमाना ऐसा ही है जहाँ लोग अपने ही सगों के दुश्मन बन बैठते हैं। अम्मी ने कम उम्री में ही बड़ी 2 बहनों के रिश्ते देखना शुरू कर दिए ताकि वो अपने घर की हो जाएं। बड़ी बहन की शादी तो अम्मी ने पराये लोगों में की। लड़का उम्र में बहुत बड़ा था, मगर अम्मी ने उसकी दौलत देखकर शादी कर दी कि चलो बेटी खुश रहेगी। बाज़ औक़ात माएँ दौलत देखकर लड़की को ब्याह देती हैं, ये जाने बगैर कि दौलत किसी की जिंदगी का फैसला नहीं करती या दौलत से घर नहीं बनते। अगर दौलत से घर बने तो दौलतमंद लोग सुकून के बजाय बेसुकूनी में क्यों रहें। मेरी दूसरी बहन बहुत साबिर थी। वो फैक्ट्री के धक्के हमारे लिए खाती रही, मगर अम्मी ने उसे हम कभी सराहा ही नहीं। अम्मी अक्सर बाजी से कहती कि तुम घर बैठ जाओ, हम भूखे रह लेंगे, तो वो कहती नहीं, अल्लाह मदद करने वाला है, एक दिन ये वक्त बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे अब किसी पे यकीन नहीं था। मैंने मैट्रिक तक तालीम रखी, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम सीखने लग गया ताकि जो 2 बहनें उनको कोई काम ना करने दूं। सारा दिन मेरी माँ बहनें मेहनत करती थी। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई, मगर वो डटी रही। कच्ची उम्र में ही मैं बहुत समझदार हो गया था। मैं 19 साल का था जब मुझे अपने चचा की बेटी अच्छी लगने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी करूंगा। जब भी की वो पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। हमारे खानदान में कोई भी मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ा था, मगर उसने बहुत पढ़ाई की थी। अम्मी से मैं ये बात करना चाहता था, मगर अम्मी से करने से पहले ही मेरी बहन हुमैरा को पता चल गया कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। उसके चचा के घर जाकर लड़की को बहुत बातें सुनाई। उसके वालिदैन का सर शर्म से झुक गया। बिना कसूर के लड़की मुजरिम बन गई थी। चची हर बात पे उसे ताने देती थी। मेरा चची से बहुत प्यार था, उनके घर बहुत आना जाना था। मगर फिर मेरी माँ को लोग कहने लगे कि तुम्हारा बेटा जवान हो रहा है, इनसे बचा कर रखो। मैंने चची की बेटी की इज्जत के लिए उनके घर जाना ही छोड़ दिया, मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ी थी। मुझे लगता था कि कोई मुआवजा होगा और ये लड़की मेरी हो जाएगी, मगर ऐसा मुआवजा कभी न हुआ, न होना था। मोहब्बत बुज़दिल लोग नहीं कर सकते। मैं शायद बुज़दिल हो चुका था। घर की जिम्मेदारी ने मुझे 21 साल की उम्र में बूढ़ा कर दिया था।
हर वक्त बहनों की जहेज की फिक्र लगी रहती थी। मैं काम तो सीख चुका था मगर अभी सेट होने में वक्त लगना बाकी था। कई बार मैं अम्मी से छुपकर चची से मिलने जाता था और उनको बोलता था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर मेरी माँ राजी नहीं है। मैं कैसे भी करके उनको मना लूंगा, बस चची की शादी कहीं और न करना वरना मैं मर जाऊंगा। चची की भी मर्जी शामिल थी कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, और ये बात जब चची की बेटी को पता चली तो उसने बहुत वावेला मचाया कि जिनकी वजह से मेरे किरदार को दाग लगा, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चची ने उसे बहुत कायल करने की कोशिश की थी मगर सब बेसूद था। ना वो मानी थी और ना उसे मानना था। हर इंसान का खुशियों पर हक होता है, मगर शायद कुछ लोग अज़ल से ही बदकिस्मत होते हैं, जैसे मैं था, जिस पर पहले बहनों की जिम्मेदारी, फिर घर बनाने की जिम्मेदारी। इस चक्कर में अपना वजूद तो न जाने कब का खत्म हो चुका था। लोग कहते हैं मर्द नहीं रोता, मर्द जज्बाती नहीं होता, मगर किसी ने ये वजह जानने की कभी कोशिश ही नहीं की कि मर्द रोता क्यों नहीं है। क्यों वो लावा, वो गुबार अंदर ही अंदर उसे चाट रहा होता है और वो कई दुख लेकर कब मौत की आगोश में चला जाता है, किसी को खबर भी नहीं होती। मेरी दादी की 5 औलाद थी, उसने सारी जायदाद सबसे छोटे चचा को दे दी। इस बात पर अम्मी ने बहुत शोर मचाया, मगर मैंने उनको हिम्मत दी कि हमें अल्लाह देगा, आप फिक्र न करें। दादी की नाइंसाफी देखकर मैं अक्सर सोचता था कि कोई माँ औलाद के हक में ऐसी ज्यादती कैसे कर सकती है। औलाद तो बराबर होती है, मगर फिर हमारे घर में ऐसा क्यों। मैं आखिरी बार अम्मी से अपनी मोहब्बत की भीख मांगना चाहता था, मगर मेरे होश उड़ गए। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब अम्मी ने कहा कि मेरे जीते जी वो लड़की कभी इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाप ने मेरी बहन को उसकी माँ की खातिर ठुकराया था। मैं उस औरत की ही बेटी को कैसे यहाँ ले आऊँ। ये सुनकर मैं सख्ते में चला गया कि माँ की सजा बेटी को क्यों। चचा का नसीब वही था, फिर अम्मी इस बात को क्यों नहीं समझती थी। वो अपनी बहन की शादी अगर जबरदस्ती चचा से करवा भी देती तब भी चचा खुश न रहते, और ना ही मेरी खाला। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जब दिल ही साफ ना हो। अम्मी के दिल में सालों से ये नफरत चली आ रही थी जो शायद कोई भी साफ नहीं कर सकता था। मैंने लड़की की राय जानने के लिए एक बार उसे फोन किया था कि क्या वो मुझे पसंद करती है। मैं सोचता था अगर वो मुझे पसंद करती है, शादी की ख्वाहिशमंद है, तो मैं बगैर बताए घर वालों को उससे शादी कर लूंगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे मुंह पर मेरी मोहब्बत मार दी गई कि वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही वो मेरी माँ को पसंद करती है। मैं जबरदस्ती के रिश्तों का हरगिज़ कायल नहीं था, इसलिए अम्मी पे अपनी जिंदगी का फैसला छोड़ दिया। 3 बहनों की मैं शादी कर चुका था, काम सीख कर अपनी फैक्ट्री पार्टनरशिप पे बना चुका था। हमारे हालात सब बदल गए थे। जितनी गुर्बत पहले हमने देखी थी, अब अल्लाह ने उतना ही हमें नवाज दिया था। आज तक कुरान में सुनता आया था कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आज अपने घर में ये मौजज़ा देखकर मैं जान गया था। अम्मी घर में अकेली रहती थीं और वो चाहती थीं कि जल्द मेरी शादी हो जाए, घर में रौनक लग जाए, ताकि उनका दिल लगा रहे। क्योंकि अम्मी के पास कोई ना कोई बहन आती रहती थी, मगर फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करती थी। मैंने उनकी बात का एहतराम किया और कहा कि जहाँ आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं शादी कर लूंगा। अम्मी मेरी मर्जी जानती थी, मगर वो मर के भी कभी चचा से रिश्ता लेने न जाती, इसलिए मैं उन पर यह सब कुछ छोड़ चुका था। मोहब्बत जो मुझे मिल नहीं सकती थी, फिर माँ को ही राजी रख लेता। अम्मी मेरे लिए रिश्ते वाली से बात कर चुकी थी। वो आए रोज कोई ना कोई लड़की दिखाती, जिसे अम्मी फौरन नापसंद कर देती थी। उनको मेरे लिए कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं वो कैसी लड़की चाहती थी जो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। इसी सिलसिले में अम्मी ने बहुत लोगों को बोल रखा था। उनको खुदा खुदा करके एक लड़की पसंद आ चुकी थी, उसकी माँ नहीं थी। अम्मी ने बिन माँ की बच्ची पे तरस खाकर उसे घर की बहू बनाने का सोचा। अम्मी ने मेरी मंगनी की, वो बहुत खुश थी। मुझे इस रिश्ते से कोई सरोकार नहीं था। अम्मी की खुशी में बस मैं खुश था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे, वो चाहकर भी मैं उनका मदावा नहीं कर सकता था। अम्मी ने मेरी मंगनी के 3 माह बाद मेरी शादी फरीहा से कर दी। तब तक मेरा कारोबार सेट हो चुका था और हम लोग अब ठीक थे। फरीहा की आदतें बहुत अजीब थी। शुरू में तो वो अम्मी की बहुत आओ भगत करती थी, मगर फिर उसकी तबीयत बेजार रहने लगी। मैं हर तरह से उसके हकूक पूरा करने की कोशिश करता था ताकि उसे ये एहसास ना हो कि ये मेरा ससुराल है। अम्मी भी उसे बेटी बेटी करते नहीं थकती थी, मगर फरीहा ने मुझसे अजीब फरमाइश कर दी कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती, उसे अलग घर चाहिए था। वो कहती थी कि मेरी बहनें आए रोज अपने बच्चों समेत आ जाती हैं, उनसे उनकी खिदमतें नहीं होती। घर में उसकी सहूलत के लिए मैं मुलाजमा रख चुका था, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी। एक दिन मैं काम में मगन था कि फरीहा मेरे पास आई, कहने लगी कि अगर आप घर नहीं ले सकते तो ये घर मेरे नाम करवा दें। मैं हैरत में था कि अचानक उसे क्या हो गया है।
جو گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے یہ خیال آ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ فریحہ فاسٹ فوڈ کی بہت شوقین تھی، ہر وقت کھاتی رہتی تھی۔ امی لاکھ منع کرتی تھیں کہ اس سے بہت مسئلہ ہو جائے گا، کل کو اولاد نہیں ہوگی، 100 طرح کی بیماریاں ہیں، تمہیں خیال رکھنا چاہیے، مگر فریحہ نہیں سنتی تھی۔ 2 ماہ تک جب وہ میکے سے واپس نہ آئی تو امی کہنے لگیں کہ تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ امی کو ڈر تھا کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہے کہ بہو سے بھی نہیں بنتی۔ اس کی امی بہت جذباتی تھی، اس وجہ سے کم ہی اس کی سب سے بنتی تھی۔ فریحہ کو میں گھر لے آیا تھا، امی ان دنوں بیمار تھی۔ فریحہ امی کو بہت کم بلاتی تھی۔ روز رات کو میں جب سو جاتا تو وہ پیزا آرڈر کر کے کھاتی۔ میں صبح دیکھتا تو کہتی دن میں آپ اور امی نہیں کھانے دیتے اس لیے میں کھاتی ہوں، مگر میں حیران تھا کہ میرے سونے کے بعد ہی وہ کیوں منگوا کر کھاتی ہے۔ میں جب جاگ رہا ہوتا ہوں تب بھی تو وہ منگوا سکتی ہے۔ ایک دن میں نے سونے کا ناٹک کیا تاکہ پتہ چلے تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے، کہ فریحہ آدھی رات کو کرتی کیا ہے۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 11 یا 12 کا وقت تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ فریحہ نے پہلے اٹھ کر میرے سونے کی پوزیشن دیکھی کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ فریحہ روز رات کو مجھے دودھ دیتی تھی جس کے پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ آج میں نے وہ دودھ گرا دیا تھا اور سونے کا ناٹک شروع کیا۔ وہ کچھ دیر بعد جب کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ ڈبے تھے۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ لڑکے نے آتے ہی فریحہ کو صوفے پہ گرایا اور دونوں بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مست و مگن ہو گئے۔ میں نے 2 منٹ تو سونے کا ناٹک کیا، وہ دونوں خود ہی مست ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر فریحہ کے سر پر کھڑا ہو گیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ لڑکا بھی سیدھا ہو چکا تھا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ فریحہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں اسے پکڑ کر امی کے کمرے میں لے آیا مگر امی بے سد پڑی تھی۔ میں نے بہت جگایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ڈر گیا تھا کہ وہ جاگ کیوں نہیں رہی۔ فریحہ مجھے دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے غصے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم مجھے سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ فریحہ اور وہ لڑکا مجھے مشکوک لگنے لگے تھے۔ میں نے پولیس کو فون کرنے کے لیے جو ہی فون پکڑا تو فریحہ میرے پیروں پہ گر گئی کہ اسے معاف کر دوں، یہ سب اس نے میری دولت لینے کے لیے کیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران تھا تو کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں مگر جائیداد کی خاطر تم سے شادی کر لی، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فریحہ روز ہم ماں بیٹے کو بے ہوش کر کے اس لڑکے کے پاس وقت گزارتی تھی اور ساتھ ہی وہ دونوں مجھ سے جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش میں تھے۔ میں نے فریحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ لڑکے کو بھی میں نے پکڑ کر بند کر دیا۔ صبح جب امی جاگی تو ان کو سارا معاملہ پتا چلا تو وہ رونا شروع ہو گئی کہ لوگ ان پر تھو تھو کریں گے کہ بہو کیسی نکلی۔ امی کو اب بھی اپنی فکر تھی، وہ ایک بار بھی میری زندگی کا نہیں سوچ رہی تھی۔ میں نے اگلے دن ہی فری کو طلاق دے دی۔ میں ایسے زبردستی کے رشتے تو شروع سے نہیں رکھ سکتا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میں اسے میکے بھیج دوں مگر طلاق نہ دوں، لیکن اب میں اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ فریحہ کو اس کا حق مہر دیکھ کر میں نے طلاق دے دی تھی۔ وہ تو 2 دن بعد ہی اپنی نئی زندگی شروع کر چکی تھی مگر میری زندگی ختم ہو چکی تھی۔ امی کے غلط فیصلے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میری بہنوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے بہت شور مچایا، اسے برا بھلا بھی کہا مگر میں راضی نہیں تھا کہ اب اس گھر میں اس کا دوبارہ نام بھی لیا جائے۔ اس بات کو 8 ماہ گزر چکے تھے۔ امی چاہتی تھی کہ میں گھر دوبارہ بسا لوں مگر اب میں اس حق میں نہیں تھا۔ فریحہ کے تجربے نے عورت ذات سے میرا یقین اٹھا دیا تھا۔ بچپن سے اب تک خود غرضی، لالچ، بے حسی، بس یہی دیکھا تھا۔ رشتوں میں سے اخلاق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میری دوسری بہن نے اپنی نند کے رشتے کے لیے مجھ سے بات کی تھی مگر اب عورت ذات کے قریب سے بھی گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ امی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ شاید وہ چچا کی بیٹی کو میرے لیے چن لیتی۔ جیسی بھی تھی وہ خاندان کی لڑکی تھی، وہ کبھی بھی اپنے خاندان کا نام ایسے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ وہ اب چچا سے بات کر کے میری شادی میری پسند کی جگہ کر دیں۔ چچا کی بیٹی لاریب ابھی تک کنواری تھی اور وہ میڈیکل کر رہی تھی مگر میں شادی شدہ مرد تھا، اس کے والدین کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ امی تو ہر وقت روتی اور چچا کے گھر بھی چلی گئیں اور اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ لاریب کو میرے گھر کی بیٹی بنا دیں۔ چچی کی تو شروع سے خواہش تھی، وہ مان چکی تھی۔ ہو سکتا ہے چچی کو بھی لالچ ہو کہ اب تو سب کچھ ہے، بیٹی عیش کرے گی، مگر لاریب سے جب رشتے کی بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی مرضی کہیں اور شامل تھی۔ امی نے بہت کوشش کی مگر شاید اب وہ وقت نہیں رہا تھا۔ چیزیں ہمیشہ اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی اکیلے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت امی کی کوشش کے باوجود بھی میں نے شادی نہیں کی۔ میری 3 بہنوں کی بھی مرضی تھی کہ میں شادی نہ کروں، وہ میرا خیال رکھیں گی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بھائی کم اور بیٹا زیادہ بن کر پالا تھا۔ میں ان کی بات چاہ کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ امی فوت ہو چکی تھیں، بہنیں میرے گھر میں ایک جاتی تو دوسری آ جاتی،
एक दो बार मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझसे शादी का कहा तो मैंने इनकार कर दिया। एक दिन मैं घर वापस जल्दी आ गया। उस वक्त 2 बहनें घर पर थी। मैं अभी बाहर ही था कि अंदर से आवाजें आ रही थी कि अच्छा हुआ साकिब शादी नहीं करेगा, हम तो चाहती हैं कि वो शादी ही ना करे। इतनी जायदाद की मालिक, उसकी शादी के बाद औलाद हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा? हमने बहुत भाई का काम किया है। मैं तो हर वक्त औरतों से भाई को बदजन करवाती हूँ ताकि वो भूल कर भी शादी का नाम न ले सके। ये अल्फाज मेरी चौथी बहन के थे। मैं दरवाजे से ही सुनकर वापस ऑफिस चला आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सगी बहनें मेरा खून इतनी बेहिसी दिखाएंगी कि सिर्फ जायदाद के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगी। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे दुख था कि जब से काम सेट किया था तब से बहनों का हक उनको दिया था। कहाँ मेरे प्यार में कमी आ गई थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने वकील को बुलाया और अपनी जायदाद को 7 हिस्सों में तकसीम किया और वकील से ये बात राज रखने को कही। मेरी पार्टनर की बहन थी जो कई बार बातों बातों में मुझसे बात कर चुका था। मैंने उस दिन उससे बात की कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है, अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो। मेरे पार्टनर को क्या एतराज हो सकता था? वो मुझे हर लिहाज से जानता था। उसने घर बात की और शादी की तारीख दे दी। मैंने उसे कहा था कि शादी सादगी से हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में से किसी को इल्म हो। मैं नहीं चाहता कि भी शादी सबके सामने आए। वो मेरी बात मान चुका था और मेरी शादी रुखसाना से हो गई। रुखसाना 24 साल की थी, हर लिहाज से खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। फिलहाल मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं बताना चाहता था, तभी ये रुखसाना को घर नहीं लेकर आया था। शादी के कुछ दिन बाद मैंने वकील को घर बुलाया। उससे पहले मैं सब बहनों को घर बुला चुका था। वकील के सामने मैंने बहनों को हिस्सा दिया। वो बहुत खुश थी, मगर ये घर, मेरी फैक्ट्री मेरे नाम थी या सिर्फ पार्टनर था। छोटी बहन कहने लगी घर भी मेरे नाम कर दो, तो मैंने कहा नहीं आपी, ये किसी और के नाम है। आपको जल्द पता चल जाएगा। मैं आपको आपका हिस्सा दे चुका हूँ। जायदाद से हिस्सा हमेशा बाप की विरासत से मिलता है। आप सब जानते हो कि हमारे बाप के पास सिर्फ कच्चा घर था जिसे अम्मी ने तब बेच दिया था, तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। मैंने अपनी पहुंच से बढ़कर आप सबको दिया है क्योंकि आप बहनों ने मुझे अपना बेटा समझा है। लेकिन अब आप इस घर में नहीं आ सकती। मैं शादी कर चुका हूँ और मेरी बीवी का नाम रुखसाना है। मेरा फार्म हाउस है। आपको जब कभी घर की याद आए तो वहाँ आकर रह लें। अम्मी वहाँ भी रहती थी। मुझे बुला लीजिएगा, मैं मिलने आ जाया करूँगा। बहनें हैरान थी, मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। उन सब के होश उड़ गए थे, मगर मैं ये बात नहीं बताना चाहता था कि मैंने उनकी सब बातें सुन ली थी। मैं उनको एहसास से कमतरी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए ये बात छुपाए रखी। वो मुझसे नाराज थी, मगर मैं जानता था कि एक दिन मान जाएंगी। रुखसाना को मैं घर ले आया। वो बहुत ख्याल रखती थी, मुझे हर तरह से सहारा देती थी, माजी की तलखियों से निकालने की कोशिश करती थी। मेरी जात जो बिखर गई थी उसे जोड़ने की कोशिश में वो हर वक्त लगी रहती थी। मैं जानता था कि मुझे अब औरत जात पसंद नहीं है, मगर उसके खुलूस के आगे मैं मजबूर हो जाता था। कोई औरत इतनी वफादार हो सकती है, ये रुखसाना को देखकर मैं अक्सर सोचता था। कुछ माह बाद ही उसने कहा कि मैं बहनों को घर में आने की इजाजत दे दूं। मैंने उसके कहने पे इजाजत दे दी थी, मगर मुझे डर था कि कहीं रुखसाना का दिल में जहर न ये भर दें। मगर मैं गलत साबित हुआ। रुखसाना के इखलाक ने उन सबको अपना गर्विदा कर लिया था। वो उससे खुश थी। रुखसाना जैसी बीवी किस्मत से मिलती है। मैंने बचपन से लेकर अब तक रिश्तों की खुदगर्जी, लालच, बेहिसी देखी थी कि अब तो किसी पे एतबार ही नहीं रहा था। जिन्हें हम अपना दोस्त समझते हैं, वफादार समझते हैं, वो आस्तीन के सांप निकल आए तो रूह किरची किरची हो जाती है। मेरी जात रिश्तों की तलखियों की वजह से बिखर चुकी थी, मगर मैंने फिर भी रिश्तों की कदर की। उनको कभी नहीं आजमाया था कि हम इंसान कौन होते हैं जो किसी को आजमाए। ये हक सिर्फ अल्लाह के पास है, वही बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।